गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री श्याम। राधे 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 राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। बाकी लोग बाकी सभी आज के एक्चुअली क्लास में जो कनेक्ट हो रहा था उसमें दिक्कत आ रही थी। मुझे भी काफी परेशानी आ रही थी। मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया तब जाके कनेक्ट हुआ है। तो शायद हो सकता है आपके साइड में भी ये प्रॉब्लम हो। तो अपन 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर ले। क्योंकि मेरी साइड में भी प्रॉब्लम थी कनेक्शन की, कनेक्ट नहीं हो रही थी लाइव क्लास में, कई बार प्रेस कर रहा था। हाँ, आप लोग जो भी आरपीसी 1.0 2.0 3.0 कंटिन्यू चलेगा आपका। 4.0 जितना भी आएगा वो सब आपके साथ कंटिन्यू चलेगा। आपको अलग से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है कि 3.0 आपको अलग से लेना है। जो नए स्टूडेंट आएंगे वो 3.0 लेंगे, और वो भी उनको भी 1.0 2.0 साथ में जाएगा। आपको अलग से नहीं, बस अभी ये 3D ज्योमेट्री पूरा हो जाता है, उसके बाद 3D 3.0 शुरू हो जाएगा आप लोगों का। चलो शुरू करें। तो हम लोग अभी तक समतल की चर्चा कर रहे थे। समतल के बीच में कोणों की बातें कर रहे थे। समतल के बीच में कोणों के लिए हमने कहा भी दोनों के अभिलंब निकाल लो। दोनों के अभिलंब निकाल लो और n1 माइनस n1 डॉट n2 बटा n1 का परिमाण n2 का परिमाण कर दो। और अगर आप कार्तीय रूप में बातें करना चाहते हैं, सदिश रूप में बात नहीं करके कार्तीय रूप में बातें करना चाहते हैं, तो ठीक है। कार्तीय रूप में जो दिक् अनुपात होंगे वो a1 b1 c1, पहले वाले समतल का जो विलंब है उसका a1 b1 c1 कर लो, और दूसरे वाले का a2 b2 c2 कर लो, है ना। दिक् अनुपात। अगर समतल सदिश रूप में, तो देखिए एक तो चीजें थोड़ा सा क्लियर करो, थोड़ा सा दिमाग को एकदम क्लेरिफाई करो कि भाई अभिलंब जो 2 3 4 होते हैं ना, उन्हीं को सदिश में एन सदिश कहते हैं। एन सदिश कौन है? वो जो दिक् अनुपात है उनको जब आई जे के करके लिख देते हो उसी का नाम एन है। तो ये चीजें पहले एक करो कि ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। सदिश में उसे एन सदिश कहते हैं, और वरना उसको ए बी सी कहते हैं। जो अभिलंब है ना, अभिलंब का सदिश ए बी सी कहाँ होता है? जो आपका एक्स वाई जेड होते हैं, एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं वो ए बी सी कहलाते हैं। और इसी को आप उठा के ए आई बी जे सी के कर देते हैं तो ये एन बन जाता है। तो यही एन सदिश है, कोई अलग नहीं है। ठीक है ना। हाँ, एन सदिश कौन है आपका? जो आपके गुणांक होते हैं समीकरण के अंदर, ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप। ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप, सी टू के कैप। तो अगर हम एन यहाँ पे मान रख दें तो हमारा कॉस थीटा बन जाएगा। बटा n1 का परिमाण
ये लो, ये आपका cos थीटा बन गया। प्लस और माइनस का चिन्ह लेने पर आपके दोनों कोण आ जाएंगे। एक कोण न्यून कोण होगा और एक कोण अधिक कोण होगा। एक 180 से छोटा, 90 से छोटा आएगा और एक 90 से बड़ा आएगा। ठीक है, सवाल कर लेते हैं, सारी बातें यहीं आ जाएगी। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं। ठीक है, सदिश रूप में चाहे कार्तीय रूप में, जिसमें भी चाहे करो, बात एक ही है। ये बात एक है, यही बात एक है, तो फिर ज्ञान की जो है ना, ज्ञान की प्राप्ति वो यही है, बात एक ही है ना। वरना अगर अज्ञानी है तो उसके लिए दो बातें हैं, ये अलग बात है, ये अलग बात है। लेकिन ज्ञानी है उसके लिए एक ही बात है। ज्ञान ही तो जोड़ता है ना, दो अलग अलग चीजों को कौन जोड़ता है? ज्ञान ही तो जोड़ता है। ज्ञान दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ये अलग है, ये अलग है, अदरवाइज एक है। तो आज इन दोनों समतलों के बीच का कोण निकालना है। तो ये हमारा हो गया पहले समतल का अभिलंब, ये A1 B1 और C1, A1 B1 C1, और दूसरे का A2 B2 और C2। और वेक्टर फॉर्म में बोलो तो ये N1 वेक्टर हो गया, पहले समतल का अभिलंब, ये दूसरे समतल का अभिलंब N2। वेक्टर फॉर्म में क्या चीज है, सदिश रूप में थोड़ी आसान दिखती है, छोटी दिखती है, इसलिए सदिश को हम थोड़ा ज्यादा जगह देते हैं। अब देखो, वेक्टर रूप में लिखते हैं तो कितना छोटा लिखता है, तो इसलिए वेक्टर रूप को और गणित वालों को छोटा लिखने की आदत होती है, अच्छा लगता है। बड़ी चीजों को वो समझ लेते हैं, छोटी चीजों को वो लिखते हैं। बड़ी चीजों को समझ लेते हैं, छोटी चीजों को लिखते हैं, क्योंकि लिखना मुश्किल काम है ना, तो छोटी चीजें लिखने में अच्छी लगती है, बड़ी चीजें समझने में अच्छी लगती है। तो N1 डॉट N2 बटा N1 का परिमाण, N2 का परिमाण, और ये हो गया आपका। तो वो क्या हो गया, आई पहले से पहला, तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 6, और -6 गुणा 2 -12, 2 इंटू -2 -4। चेक कर लो एक बार। बारह का 2 अंडर 5/7 अंडर 10, यानी ये हो गया। अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो आपका C आ जाएगा, है ना। ठीक है, सही है। तो ये दो कोण आ जाएंगे, और दो समतलों के बीच में दो कोण बनते हैं, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। अगला, एक तल से एक बिंदु की दूरी, एक तल से एक बिंदु की दूरी। पहले यहाँ पे हम दूरी की बात कर लेते हैं, जैसे कई दूरियां होती है, हम जिस दूरी की बात करते हैं नॉर्मल वो लंबिक दूरी होती है। लंबिक मतलब सीधी दूरी, खड़ी दूरी। अगर ये हमारा समतल है, तो ये हमारा, ये बिंदु P ले लो, जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 है, और समतल से हम इसके ऊपर लंब डाल रहे हैं, ये लंब डाल दिया, इसे लंबिक दूरी कहते हैं।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हम इसी दूरी को निकालना जानते हैं। लांबिक दूरी इसलिए कहते हैं क्योंकि लंब है। ये लांबिक दूरी किसी समतल से कैसे निकलती है? पहले भी हमने निकाली हुई है, किसी रेखा की बिंदु से दूरी, कोई बिंदु की रेखा से लांबिक दूरी निकाली हुई, बिल्कुल वैसे ही निकलती है। बस आपको अपना बिंदु जो है वो समतल के समीकरण में रखना होता है, बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपकी लांबिक दूरी आ गई। ठीक है, सही है। ये लांबिक दूरी पी कहलाती है। याद है कि दूरी हमेशा लंबिक ही निकाल पाएंगे हम लोग, और हमारे पास और दूरियां निकालने का फॉर्मूला नहीं है। और दूरियां पहली बात तो डिफाइन भी नहीं हो सकती, और दूरी डिफाइन भी नहीं हो सकती। अब ये कौन सी दूरी को दूरी बोले, है ना? दूरियां तो ढेर सारी हो सकती है, ढेर सारी दूरियां। ये तो मैं जो दूरियां अभी आपको दिखा रहा हूँ 2D के हिसाब से दिखा रहा हूँ। अगर आप 3D में देखें तो ये बहुत दूरियां बनती है, क्योंकि 3D में आपका समतल यूं होगा और आपका पॉइंट यूं होगा, तो ये दूरी, 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 मतलब यूं समझो कि एक लाइट बल्ब है जो अभी ऑन हुआ है, कितनी उसका प्रकाश कैसे निकल रहा होगा, वो सारी दूरियां हैं। लेकिन उन दूरियों में से एक दूरी सबसे छोटी है, सबसे छोटी। बस उसी दूरी को हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे काम की दूरी है। न्यूनतम दूरी जो हमारे टारगेट है, मिनिमम डिस्टेंस, इसको आप न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं, बिंदु और समतल की न्यूनतम दूरी या मिनिमम डिस्टेंस। लघुत्तम दूरी, बिंदु और समतल की लघुत्तम दूरी, बिंदु और समतल की लघुत्तम दूरी। ठीक है, अब ये रहा फॉर्मूला आपका, इस फॉर्मूले द्वारा आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? सही है। अच्छा, एक चीज करते हैं, इसको सदिश रूप में निकालेंगे तो कैसे करेंगे? अगर यही समतल का समीकरण सदिश रूप में दिया होता तो पहले सदिश को कार्तीय में बदल लो, और कार्तीय में बदल के डायरेक्ट निकाल लो, और थोड़ा सा समझदार बन जाओ तो सीधा सदिश टू सदिश भी निकाला जा सकता है, सदिश टू सदिश भी निकाला जा सकता है। कैसे? मान लो कैसे निकाल सकते हैं, अब इसको पढ़ के बताओ, इसको पढ़ो और मैं आपको सदिश समीकरण देता हूं। मान लो ये सदिश समीकरण है, क्यों नाम दे, ये किसी समतल का सदिश समीकरण है। एक तो ऐसा हो सकता है आप इसको कार्तीय रूप में बदल लो, एक तो इसको हो सकता है कि कार्तीय रूप में बदल लो और कार्तीय रूप में बदल कर लांबिक दूरी निकाल लो, एक ऐसा हो सकता है। एक बार सोच के देखो कि सदिश रूप में अगर हो और मुझे सदिश रूप में ही निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? सदिश रूप में ही दिया है और सदिश रूप में मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तो फॉर्मूले को देखो, इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने एक्स वाई जेड की जगह पी रख दिया था, एक्स वाई जेड की जगह पी रख दिया था, तो बस यहाँ पे भी हम यही करेंगे। तो जो हमारा आर है, आर की जगह हम पी वेक्टर को रख देंगे, आर की जगह पी वेक्टर को रख देंगे, बट्टा, बट्टे क्या किया था आपने, बट्टे हमने ये जो ए बी सी है इनका स्क्वायर करके जोड़ा, स्क्वायर करके जोड़ना और अंडर रूट निकालना, ये तो परिमाण बोलता है, ये परिमाण हो गया। ये लो, ये लांबिक दूरी आ गई, यही है। यही था, यही तो किया था हमने। हमने क्या किया था, हमने वो जो बिंदु एक्स वाई एक्स वन वाई वन जेड वन था वो समीकरण में रख दिया था।
रख दिया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर कौन है, आर वो बिंदु ही तो होता है जिसे एक्स वाई जेड कहते हैं, उसे आर कहते हैं हम। कार्तीय रूप में जिसको एक्स वाई जेड कहते हैं, सदिश रूप में उसको आर कहते हैं, तो आर की जगह पी रख देंगे, तो आर की जगह पी आ जाएगा, पी डॉट एन कैप। जो फिर समीकरण जो भी बनेगी वो ऊपर आ जाएगी बटा नीचे क्या आएगा, तो जो ए बी सी है उनका स्क्वायर करके जोड़ करके अंडर रूट आएगा। ये ए बी सी का स्क्वायर करके जोड़ करके जो आता है इसको क्या कहते हैं, परिमाण तो कहते हैं, परिमाण में चलो ये सदिश रूप आ गया। अब मुझे याद है कि एक भर्ती थी उसमें सवाल ऐसे ही पूछा गया था, सदिश रूप में पूछा गया था कि समतल का कोई बिंदु है, उस बिंदु से पी बिंदु से समतल की दूरी क्या होगी, और ऐसे ना देके बंदों ने ऐसे दे दिया ऑप्शन इस तरीके से। और फिर क्योंकि हम तो चीजें नॉर्मली एक तरीके से पढ़ते हैं, दूसरे एंगल से पढ़ते ही नहीं है, तो फिर वो गड़बड़ा गया पूरा मामला। या तो आप उस समय इतने आपको पता हो कि कैसे लिखा जाता है तो आप कर सकते हो, या पहले से पढ़ा हुआ है तो कर सकते हो। अगला, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी। देखिए दो समांतर समतल क्यों चाहिए बीच की दूरी निकालने के लिए, इसलिए ऐसे कि अगर दो समतल समानांतर नहीं है तो उनकी बीच की दूरी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अगर बीच की दूरी को परिभाषित नहीं किया, हाँ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर दो समतल समानांतर नहीं है इसका मतलब वो टेढ़े हैं, और टेढ़े मतलब झुके हुए हैं, और झुके हुए हैं तो आज नहीं तो कल आगे बढ़ाने पर वो एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे को कभी ना कभी कट करेंगे। तो बताओ उसमें दूरी कौन सी दूरी को दूरी बताएं, कौन सी दूरी को दूरी बताएं। यहाँ तो बहुत सारी दूरी है, ये दूरी, ये भी दूरी है, उससे भी छोटी है, ये दूरी 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 उससे भी छोटी है, लास्ट में जीरो दूरी है। और इधर से उल्टा चल के देखें तो ये इससे भी बड़ी है, ये इससे भी बड़ी है, ये इससे भी बड़ी है। तो कौन सी दूरी को दूरी बोले, अगर दो समतल समानांतर नहीं है तो कौन सी दूरी को दूरी बोले। तो दूरियां इनके बीच में बहुत सारी दूरियां बन सकती है, और हर साइज की दूरी बन सकती है। सबसे बड़ी बात, हर साइज की दूरी, जीरो से लेकर अनंत तक की सारी दूरियां बन सकती है। तो कौन सी दूरी को दूरी बोले, इसलिए यहाँ पे जब समतल असमानांतर हो तो दूरी का कोई मतलब ही नहीं बनता। बताओ कौन सी दूरी को दूरी मानो, किस दूरी को दूरी बोलूं। लेकिन समांतर के केस में क्या होता है, दूरी एक सेंस रखती है। दो समतल समांतर है, जैसे दो पटरियां हैं, दो पटरियां समांतर है तो उनके बीच में दूरी कहीं से भी निकाल लो वो एक ही होती है। यहाँ दूरी का सेंस बनता है कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पे जो दूरी होती है वो फिक्स होती है। समझ रहे बात, जब दो रेखाएं समानांतर है तो दूरी सेंस रखती है, अर्थ रखती है। जब दो समांतर ना हो तो उनके बीच की दूरी का क्या मतलब है, कौन सी दूरी को दूरी बोल रहे हो। इनके बीच में तो अनंत दूरी है, इनके बीच में तो अनंत दूरी है। तो जब दो समतल असमानांतर हो मतलब पैरेलल ना हो उस केस में दूरी का कोई अर्थ नहीं बनता। लेकिन हाँ समानांतर है तो इनके बीच में दूरी एक समान होगी, चाहे कहीं से भी निकाल लो। तो हम कह सकते हैं भाई अब सारी दूरियां एक है तो कह सकते हो दूरी। फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं कि कौन सी दूरी, सारी दूरी कोई सी भी दूरी निकाल लो सब एक बराबर है ना। दो पटरियों के बीच में अगर दो पटरियां लगी हुई है और मान लो ट्रेन जो है वो जयपुर से लेकर कन्याकुमारी तक जा रही है, अब मैं मान लो जयपुर के बीच में जहां पटरियां लगी हुई है वहां पे दूरी नापूं या कन्याकुमारी जाके नापूं, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दो पटरियों के बीच की दूरी कहां से निकाल रहे हैं, जहां से भी निकालेंगे फिक्स आएगी, एक ही दूरी है वो, एक ही दूरी है। इस केस में क्या दिक्कत था, इस केस में बहुत सारी दूरी है, बहुत सारी दूरी है, और कोई सी भी दूरी, हर दूरी है यहाँ पे, जो मांगो वो मिल जाएगी। तो कौन सी दूरी को दूरी बोलोगे, तो इसलिए कोई बेकार अर्थ है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो इस केस में हम बात करेंगे। तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पे ये समांतर तल क्यों लिखा गया, क्यों नहीं लिखा गया तलों के बीच की दूरी। क्योंकि तलों के बीच की दूरी होने का मतलब तल कैसे भी हो सकते हैं, और कैसे भी तल होंगे तो असमानांतर भी हो सकते हैं, और असमांतर में दूरी का कोई अर्थ दिखता नहीं है कि क्या बोलूं, किसको दूरी बोलूं। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, क्यों कौन काम करे। आ जाओ, अब दो समतल समानांतर है तो उनके दिक् अनुपात तो सेम होंगे क्योंकि दोनों का विलंब एक होगा। जब दो समतल समानांतर है तो उनका विलंब भी तो एक होगा, एक या विलंब से दोनों का काम चलेगा, एक ही अभिलंब से दोनों का काम चलेगा। इसका भी अभिलंब, क्योंकि दोनों समानांतर है, तो अगर एक रेखा के कोई लंब है तो वो दूसरी रेखा के विलंब है। तो बड़ी बात, बड़ी सुंदर बात ये मिली कि इसका मतलब दोनों का अभिलंब के दिक् अनुपात सेम होंगे। इसका मतलब अगर दो समतल समांतर है तो उनका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड वाला पार्ट तो दोनों का सेम होगा, इतना पार्ट तो दोनों में सेम होगा, बस अचर पद अलग अलग होगा। क्योंकि दोनों समतल अलग अलग है तो यहाँ जाके दोनों में डिफ्रेंशिएशन आएगा, यहाँ दोनों में अंतर आएगा, बाकी ए बी सी दोनों का सेम होगा। क्यों, समांतर है,
समांतर है मतलब अभिलंब एक ही है, तो एक ही अभिलंब दोनों के काम आ जाएगा। तो वही दिक् अनुपात, एक अभिलंब है तो वही इसका भी है और वही इसका भी है, तो वही दिक् अनुपात उसके और वही दिक् अनुपात इसके। इस वजह से दोनों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी d1 माइनस d2 बट्टे अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, d1 माइनस d2 बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये दूरी होगी। ठीक है, हाँ d1 d2 डिफरेंट, क्योंकि जाते तो अलग अलग बिंदुओं से है ना, दोनों समतल अलग अलग बिंदुओं से जाते हैं। ये अलग बिंदु से जा रहा है ना, ये अलग बिंदु से जा रहा है, इस वजह से, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम हो गया। अब अगर मान लो डी भी सेम हो जाते हैं दोनों के, तो फिर तो दोनों एक ही बिंदु से जा रहे हैं, जबकि दिख रहा है साफ कि यहाँ पे दो अलग अलग बिंदु से जा रहे हैं। तो फिर संतुष्ट करने पी को, ये पी को संतुष्ट करेगा, ये क्यू को संतुष्ट करेगा। शुरुआत के 3 पद तो दोनों के सेम है, तो फिर कुछ तो अलग होना चाहिए, ताकि ये वाला समतल पी को संतुष्ट करे परंतु क्यू को ना करे, ये क्यू को करे परंतु पी को ना करे। तो इसलिए कुछ तो अलग होना चाहिए जो उनको अलग अलग बनाए, तो वो d1 d2 है ना, कुछ तो होगा जो अलग बनाएगा उन्हें। और दो सब कुछ सेम हो गया तो फिर दोनों एक हो जाएंगे, सब कुछ सेम हो गया तो फिर दोनों एक हो जाएंगे, है ना। जैसे दो जुड़वा भाई बहन है या दो जुड़वा लोग है ना, कितने भी समरूप हो जाए, कितने भी, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो डिफ्रेंशिएट करता होगा। और अगर कुछ भी नहीं है जो डिफ्रेंशिएट करता है तो फिर दोनों दो हो ही नहीं सकते, फिर तो दोनों एक हो गए। तो आ जाओ, इन दोनों समांतर समतलों के बीच की दूरी ज्ञात करो। समांतर लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। अच्छा, पहले बिंदु से पूछे, बिंदु से समतल की दूरी निकालो। इस बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करो। बिंदु की समतल से दूरी निकालो, ये दोनों एक ही बात है। देखो सदिश रूप में लिखा हुआ है, यहाँ कार्तीय रूप में लिखा हुआ है, बस। वैसे इस दूरी को दूरी नहीं बोलना चाहिए, पूरा वर्ड है लंबिक दूरी, क्योंकि फिर अर्थ से अनर्थ हो जाता है ना। लंबिक दूरी है ये, क्योंकि दूरियां तो बहुत सारी होती है, बिंदु से समतल की दूरी बहुत सारी होती है, लेकिन ये वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ना कि एक नॉर्मल। तो थोड़े से शब्द कम करने से फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि पूरे वर्ड लिखें। हम थोड़ा आलस कर जाते हैं, है ना, और थोड़ा पेपर सवाल बनाने वाला भी आलस कर जाता है, सोचता है कि ठीक है। अब जैसे है ना, यहाँ पे भी देखो, अब इसने भी आलस कर दिया। आपा एकला ही आलसी को नहीं, सवाल बनानी है भी आलसी हुए, शायद हो सके आपने से ज्यादा ही हुए, है ना। वो पेपर बनानी ही आलसी है, देखो यहाँ देखो, जो क्वेश्चन जिसने भी बनाए हैं वो भी आलसी है। देख, ये देखो, की दूरी, है ना। बात समझ, भारत जैसे, भारत बहुत बड़ा है, तो नरेंद्र मोदी बहुत मिल जाएंगे, बहुत नरेंद्र मोदी मिल जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मिलेगा। तो है ना, अगर समझ रहे हो बात को, नरेंद्र मोदी बोल रहे हो आप, गलत नहीं बोल रहे हो, कॉमन सेंस में ठीक है ये, कॉमन सेंस में ठीक है कि अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं तो मेरा सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन वैसे देखूं तो शुद्ध नहीं बोल रहा हूं मैं शुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ तो नरेंद्र मोदी बहुत हैं, शायद होंगे कई, मिल जाएंगे आपको, कई मिल जाएंगे, मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, कई नरेंद्र मोदी मिल जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक होंगे। तो सही चीज तो वो होती है जिसके बोलने से एग्जैक्टली वही समझ में आए जो मैं बता रहा हूँ, है ना, वही समझ में आए जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए सही शब्दों का यूज करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे तो दूरी बोला, तो दूरी गलत है, ये बात कौन सी दूरी, दूरी तो बहुत सारी होती है ना, दूरी तो बहुत सारी होती है। लंबिक दूरी,
तो ये कितना हो गया 12, और यहाँ पे हो गया 12 और 26, 2 9 7, 7 बटा ये भी 7, दोबारा 9, 9 और 6, 9 और 6 13, 13 17, 17 में से 12 गए 5, 5 बटा 7, तो भी नहीं आ रहा मेरा तो। 36 4 40 और 49 का 7, कहाँ गलती की, 6 2 3, 3 गुना 5, 5 गड़बड़ कर दिया। तीन गुणा 5 प्लस 2 गुणा -3, ये हो गया आपका 12, 15 माइनस का 3, -9 13, 13 बटा 7, 13 बटा 7। आपसे करो, अभी जैसे कविता कह रही है, तो एक्चुअली कविता प्रॉब्लम पता क्या है, आप अगर हार्वर्ड की बात करें, या आप ऑक्सफोर्ड की बात करें, या आप आईआईटीज की बात करें, या हमारे किसी लोकल कॉलेज की बात करें, इन सब में क्या फर्क है? दीवारें यहाँ पे भी है, दीवारें हार्वर्ड में भी होंगी, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में क्या होंगी, वहां पे भी दीवारें होंगी, वहां पे भी दीवारें होंगी, यहाँ पे भी दीवारें। पढ़ाने के लिए बोर्ड यहाँ पे भी है, बोर्ड वहां पे कोई ऐसा नहीं, कोई बहुत अलग प्रकार का बोर्ड है, जादुई बोर्ड है, जहाँ पे अपने आप ही चीजें छपने लग जाती है। तो जहां तक अगर आप इसे खुदाई करना शुरू करें, तो आप पाएंगे कि अधिकतर चीजें सेम है, अधिकतर चीजें सेम है। आज अगर हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में जाते हैं और एक यहाँ आते हैं, तो दोनों में अधिकतर चीजें सेम है। हो सकता है 99% चीजें सेम हो, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत अंतर है ना। भावनाएं अलग है, पढ़ाने की जो भावनाएं हैं, पढ़ाने का जो इरादा है, जो उद्देश्य है, वो अलग है, उद्देश्य अलग है। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं, उनके खुद के पर्सनल उद्देश्य अलग होंगे, और जिस लिए पढ़ा रहे हैं उसके उद्देश्य अलग होंगे, और यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसके लिए उद्देश्य। अब एक मिनट सोचिए, चलो छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप हार्वर्ड में जाते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप हार्वर्ड में जाते हैं, क्या बैठ के वहां पे ये सोचेंगे कि राजस्थान एलडीसी की भर्ती आईडी है? सोचो, अगर आप हार्वर्ड में एडमिशन लेते हैं, एक बिट छोटा सा कल्पना करके देखो, इससे आपको थोड़ी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर आप हार्वर्ड में एडमिशन लेते हैं, क्या आप हार्वर्ड में बैठ के ये सोचेंगे अरे राजस्थान में एलडीसी की वैकेंसी आईडी है, निकल जाए नहीं, फॉर्म भर दूं? सोचोगे? या वहां बैठ के राजस्थान पुलिस की भर्ती आईडी है और आप फौज की भर्ती आएगी? कौन सोचो ना, आप तो कौन सोचो। इसका मतलब है कि वहां जाते ही एटलीस्ट आपने वो चीजें, तो वहां जो जा रहा है उसने वो चीजें तो छोड़ दी, वो उद्देश्य तो छोड़ दिए, ये वाले तो, बात समझ, ये वाले तो उसने छोड़ दी। अब ये उसकी, अच्छा, यही बात अगर मैं अपने लोकल कॉलेज की करूं, तो अगर आप अपने लोकल कॉलेज में जाते हैं, वहां पे बच्चा क्या ये सोच रहा है, नहीं सोच रहा? सोच रहे। उद्देश्य अंतर है नहीं। अब जैसा उद्देश्य होगा वैसा रिजल्ट आएगा, जैसा उद्देश्य होगा वैसा रिजल्ट आएगा। वो राजस्थान एलडीसी में लाग सी, वो एलडीसी की सोच रहे, उसके पूरे चांसेस एलडीसी होगी, एलडीसी से थोड़ा ऊपर लाग जाओगे। तो वो जो हार्वर्ड में गए, वो एलडीसी की सोच ही कौन रहे हो, तो वो एलडीसी कौन लागे? तो मतलब क्यों और ही करसी वो फिर। तो यही उद्देश्य ही बदल जाता है आपका, वो जगह जाते ही, वहां जाते ही आपका उद्देश्य चेंज हो जाते हैं, जो यहाँ पे उद्देश्य आपके छोटे होते हैं। तो ये देखो, दोनों समतल समानांतर है। अगर मैं इसमें 2 का भाग दे दूं, तो ये देखना शुरू हो जाएगा, 2 का भाग देना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों के दिक् अनुपात, अभिलंब के दिक् अनुपात सेम होने चाहिए, उसके बाद ही हमारा काम शुरू होगा। पहले 2 का भाग दे दिया इस वाले में, इसमें 2 का भाग दे दिया, ताकि अब आपको सेम दिखने लग जाए कि हाँ भाई बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। मिला लो चाहे, ये देखो 1 2 -2, 1 2 -2, है ना। और ये मिलाना जरूरी है, क्योंकि एबीसी का मान सेम होना चाहिए, एबीसी का मान सेम। वैसे तो देखो, बिना 2 का भाग दिए भी दिक् अनुपात सेम है, क्योंकि दिक् अनुपातों का अनुपात सेम है, 1/2, 2/4, -2/-4, अनुपात बराबर है, मतलब
ये दोनों समानांतर है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये समांतर है, तो यहाँ हमारा काम अपने आप ही हो गया। ठीक है ना, तो ये काम हमारा ऑटोमेटिकली ही हो गया, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम नीचे जो ए बी सी लिखते हैं ना, तो अब यहाँ पे आप दूरी निकालने जब जाएंगे तो उस समय क्या होगा, आपको एबीसी चाहिए होगा, उस समय आपको एबीसी चाहिए होगा। अब आप एबीसी अगर मान लीजिए 2 का भाग नहीं देते, तो आप एबीसी किसको बोलोगे, इसको बोलोगे या इसको बोलोगे? ये कंफ्यूजन हो जाता है अगर मैं 2 का भाग नहीं देता। अच्छा 2 का भाग मत दो, चलो 2 से गुणा कर दो, कोई जरूरी को नहीं, बस बात है कि एबीसी सेम होना चाहिए। वरना एबीसी 1 2 -2 लूं या 2 4 -4 लूं, समांतर है ये, बिना भाग दिए भी समानांतर है और बिना गुणा किए भी समानांतर है, क्योंकि इनके दिक् अनुपात समान अनुपात में है। मतलब है ना, दो समतल समांतर होते हैं, मतलब उनके दिक् अनुपातों का अनुपात समान होता है, यानी समानुपात होते हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो आपके अनुपात बराबर है, इसका मतलब समान अनुपात में है ये, और समान अनुपात में तो आपका काम हो गया, समांतर है ये। अब समांतर तो है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है वो नीचे मांगता है एबीसी। एबीसी किसको बोलूं, इसको 1 2 -2 को, या इसको बोलूं? इसलिए जरूरी हो जाता है कि पहले दोनों को सेम करो, ताकि दो एक सेम एबीसी हो जाए, फिर हमारा काम शुरू हो। चाहो तो 2 से गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करके देख सकते हो। 2 से गुणा करके फिर आंसर निकाल लो, या इसमें 2 का भाग देके फिर निकाल लो, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। बात समझ रहे हो? एक खातर कौन करे कि समांतर हो जाएगा, समांतर तो ऑलरेडी है, चाहे मैं 2 का भाग दूं या ना दूं। ये हो गया 1, ये हो गया 5/2, D1 - D2 बटा दूरी आ गई 1/2, ये आंसर आ गया। दोनों समतल समांतर थे। अगला सवाल ये वैसा ही है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना सुनना। एक तल है समतल, जो निर्देशीय अक्षों को मतलब एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड एक्स को ए पे काटता है, बी पे काटता है, सी पे काटता है, और इससे जो त्रिभुज बना है ए बी सी, उसका केंद्रक पी क्यू आर है। समतल का समीकरण ये है, तो बताओ लैम्डा का मान कितना है? इसके तार जोड़ो, इसके तार जोड़ो, देखो क्या कह रहे हैं। इसे आप बहुत आसानी से कई तरीके से कर सकते हैं। कई बार एक सवाल ऐसे आ जाता है जिसको एक से ज्यादा तरीके होते हैं, दिमाग खराब हो जाता है किससे करूं, है ना। ये कोहनी की चोट की तरह है, जैसे कोहनी में कई बार चोट लगती है ना, यहाँ पे चोट लगती है तो बंदा ना तो हंसता है ना रोता है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो हंस रहा है कि वो रो रहा है। देखा आपने कभी कोहनी पे यहाँ पे जब चोट लगती है, तो ऐसी चोट लगती है कि बंदे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो हंस रहा है कि वो रो रहा है, एक्चुअली वो रोना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से निकल रही है हंसी। तो कई बार ऐसे सवाल भी होते हैं जिनमें सवालों 2 3 तरीके आते हैं हमें, ऐसे भी कर सकता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन से करूँ, क्योंकि ज्यादा तरीके आ रहे हैं, वरना नॉर्मली एक तरीका ही आता है तो झंझट ही नहीं होता। लेकिन कई बार एक से ज्यादा तरीके हमें आते हैं, जैसे भी ये सवाल है, इस सवाल के एक से ज्यादा तरीके आ रहे हैं, तो दिमाग घूम रहा है कौन सा लगाऊं कौन सा लगाऊं कौन सा लगाऊं। अब इसे आप है ना, कमाल है आपका, जितने तरीके लगा सकते हो आप उतने उसमें लगा सकते हो। तो देखो लैम्डा का भाग दे दूं मैं पहले, लैम्डा का भाग देते ही लैम्डा पी, लैम्डा क्यू और लैम्डा आर, ये मैंने बराबर में एक क्यों किया, ताकि मुझे इसका अभिलंब रूप मिल जाए। अभिलंब रूप मिल गया। ये जो समतल है, ये एक्स एक्स पे लैम्डा पी अंतःखंड काटता है, वाई एक्स पे लैम्डा क्यू और जेड एक्स पे लैम्डा आर अंतःखंड काटता है। यानी यानी एक्स एक्स पे ये जिस बिंदु पे काटेगा उसका निर्देशांक ए बिंदु होगा, उसका निर्देशांक होगा लैम्डा पी 0 0, और वाई एक्स को ये जहां काटेगा उसका निर्देशांक होगा 0 लैम्डा क्यू 0।
लैम्डा आर। ये त्रिभुज एबीसी बन गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका केंद्रक पी क्यू आर है और इनका हमें तीनों बिंदु पता हो तो केंद्र क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ो और 3 का भाग दो। तीन का भाग अगर मैं देता हूं तो ये हो जाएगा लैम्डा पी बटा 3, लैम्डा क्यू बटा 3, लैम्डा आर बटे 3। इसके हमें निर्देशांक दिए हुए हैं क्वेश्चन ने। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक पी क्यू आर है तो यह केंद्रक बराबर है पी क्यू आर। तुलना कर लो, लैम्डा पी बटा 3 बराबर पी से पी कट जाएगा, लैम्डा बराबर 3 आ जाएगा। ऐसे तुलना करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो तरीके कई हैं इसके, कई तरीकों से इसको आप कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया कि आप इसको ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी मान लो और समतल का समीकरण निकाल लो, फिर इससे तुलना करके लैम्डा का मान निकाल लो, उससे कर सकते हो। तो एक से ज्यादा तरीके हो जाते हैं तो दिमाग घूम जाता है, करूं किससे करूं, इससे करूं या उससे करूं। ठीक है, बढ़े आगे। दो तलों के बीच के कोणों को समद्विभाजित करने वाले समतल का समीकरण। दो समतल है, उनके बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को समद्विभाजित करने वाले, हाँ बिंदु को समतल में रख के वैसे भी कर सकते हो। अब आपके मान लीजिए दो समतल है, समतल 1 और ये दोनों समतल एक दूसरे को काट रहे हैं। पहला समतल और दूसरा समतल, समतल 1 समतल 2, और इनके जो बीच का कोण है, कोई सा भी कोण ले लो, पहले ये वाला कोण ले लेते हैं, इस कोण को समद्विभाजित करके जाने वाले समतल का समीकरण। ये रहा, समद्विभाजित करके जाने वाले समतल का समीकरण। ऐसा भी हो सकता है, ये भी तो कोण है, ये भी हो सकता है। जवाब है दो समतल हो सकते हैं, दो समतल हो सकते हैं जो समद्विभाजित करके जा रहे हो, है ना। दो कोण बनते हैं ना, दो समतल दो कोण बनाते हैं, दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो वो जो दो कोण है, एक मान लीजिए 90 से छोटा है तो एक 90 से बड़ा होगा, या दोनों ही 90-90 होंगे, या फिर एक 90 से छोटा दूसरा 90 से बड़ा होगा, तो एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा, या फिर दोनों ही समकोण होंगे। तो वो जो कोण है उनको जो समद्विभाजित करके जाने वाले जो समतल होंगे वो दो हो सकते हैं, एक जो न्यून कोण को समद्विभाजित करता हो और एक जो अधिक कोण को समद्विभाजित करता हो। तो इन समतलों का समीकरण कैसे आएगा? तो बड़े आसानी से आएगा, बड़े आसानी से ऐसे आएगा कि ये जो येलो वाला समतल है, इस येलो वाले समतल में एक खास बात ये है, ये बीच में से जा रहा है, बीच में से जा रहा है, इसका मतलब इस समतल के किसी भी बिंदु से अगर मैं पहले वाले समतल पे लंब डालूं तो यह दूरी बराबर होगी ये वाली दूरी, है ना। पी से क्यू तक की दूरी, पी से आर तक की दूरी बराबर होगी। हर बिंदु पे ये होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है ना, कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक का मतलब बीचों बीच जा रहा है, एकदम बीचों बीच जा रहा है, इसका मतलब दोनों रेखाओं से उसकी दूरी बराबर है ना। कोणों के बीचों बीच जाने का मतलब हो गया कि दोनों के कोण को आधा आधा बांट रहा है, आधा आधा बांट रहा है, इसका मतलब बीचों बीच जा रहा है, और बीचों बीच जा रहा है तो मतलब दोनों से जो दूरियां निकालोगे वो बराबर होंगी, है ना। बस यही खास बात है, यही समीकरण आ जाएगा। पी बिंदु में एक्स वाई जेड मान लेता हूँ, कोई बिंदु मान लिया एक्स वाई जेड, और ये पहले समतल का समीकरण हो गया, मान लो ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन बराबर 0, ये पहला समतल हो गया। ए2एक्स प्लस बी2वाई प्लस सी2जेड प्लस डी2 बराबर 0। अब पहले समतल से दूरी बराबर दूसरे समतल से दूरी, ये बिंदु पथ ही इस समतल का समीकरण हो जाएगा। ए1एक्स बी1वाई सी1जेड ए1 का स्क्वायर प्लस बी1 का स्क्वायर प्लस सी1 का स्क्वायर
सही है। ये आपके समतल का समीकरण, प्रतिच्छेदी समतल जो कि समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित जो बाइसेक्ट करता है दोनों समतलों को, के बीच का जो एंगल है उस एंगल को आधा आधा काट कर जाने वाले समतल का समीकरण, आधा आधा काट कर जाने वाले समतल का समीकरण। सही है। यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगा दो, जिससे आपको दोनों समतल आ जाएंगे। प्लस का चिन्ह लेने पर आपको एक समतल मिल जाएगा, माइनस का चिन्ह लेने पर दूसरा समतल मिल जाएगा। मतलब येलो वाला और फिर पिंक वाला, ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक। आ जाओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक समतल है, ठीक है, मूल बिंदु से अचर दूरी 3p है। अगर मूल बिंदु से उसकी दूरी निकालते हो तो 3p के बराबर है। अक्षों को वो एबीसी पर काटता है। समतल जो अक्षों को एबीसी पे काटता है। दिखाओ कि त्रिभुज एबीसी के केंद्र का बिंदु पथ ये होगा। क्या पूछ रहे, बता तो दिया। ये छुपाना था, वो छुपाणो। है ना, ये छुपाना था। वो तो शोले को अमिताभ बच्चन हो रहे। बसंती तुम्हारा नाम क्या है ना, पागल है, कैसे सवाल बनाए। उत्तर दे के पूछ रहे हैं बिंदु पथ है। ये पूछना था यार, एक्स की पावर -2 वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2, अगर बिंदु पथ ये है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे खाली स्थान पर क्या होगा, तो उत्तर ही लिख दिया। हाँ, बांध से तो पता चल गया, बता रहे हो ना कि वही है ना। शोले मूवी में ये फेमस डायलॉग रहता था। शोले मूवी में कई चीजें अच्छी थी, जिसमें से एक चीज ये भी, उसके डायलॉग बड़े प्यारे थे, है ना। कितने आदमी थे, कितने साल हो गए तो भी वो मूवी आज भी, उसके डायलॉग्स आज भी अपनी जगह बनाते हैं। कितने आदमी थे, तो वैसे ही कुछ वैसे थे, बसंती तुम्हारा नाम क्या है, तो ये डायलॉग वैसे ही चलता है। आज करते हैं कहानी शुरू। एक समतल है जो ये कह रहा है कि एक्स एक्स को ए पर काटता है, वाई एक्स को बी पर काटता है, जेड एक्स को सी पर काटता है। एक्स एक्स को ए पर, वाई एक्स को बी पर और जेड एक्स को सी पर। तो एक्स एक्स को ए पर काटता है, मान लेते हैं ये दूरी ए है। वाई एक्स को बी पर काटता है, जेड एक्स को सी पर काटता है। जहां एक्स एक्स को काटता है वो ए दूरी है, मतलब ए अंतःखंड है। वाई एक्स पे बी अंतःखंड है और जेड एक्स पे सी अंतःखंड है। एक्स एक्स पे ए, वाई एक्स पे बी और जेड एक्स पे सी। और ये आपके समतल का समीकरण है। ये आपके समतल का समीकरण है जो इन एबीसी से जाता है। तो समतल का समीकरण हो जाएगा, अगर आपको अंतःखंड पता है, जो कि यहाँ मुझे पता है, मैंने माने हुए हैं, तो समतल का समीकरण मेरा हो गया एक्स बटा ए, वाई बटा बी, जेड बटा सी बराबर 1। ये मेरे समतल का समीकरण हो गया, है ना। जितना मुझे दिया था मैंने उससे समीकरण तैयार कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे और जानकारी दी हुई है। वो ये है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी 3p है। मूल बिंदु यानी 0 0 से दूरी 3p है। इस समतल की अगर मैं मूल बिंदु से दूरी निकालता हूं तो 3p के बराबर है। तो मुझे एक्स वाई जेड की जगह 0 0 रखना होगा। दूरी कैसे निकालते हैं, वैसे ही एक्स की जगह 0, बिंदु को समतल के समीकरण में रख दो। एक्स बटा 0, वाई बटा 0 बटा बी,
0/c माइनस 1/x के गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग और z के गुणांक का वर्ग, और बराबर में ये दूरी दी हुई है 3p के बराबर, 3p कर दिया। दोनों तरफ वर्ग कर दो ताकि अंडर रूट हट जाए और इनको उधर ले जाओ। इधर 1 हो जाएगा, इधर 9p² हो जाएगा, 1/a², 1/b², 1/c²। ये हमारे पास आ गया। अभी तक की शर्तों से इतना आ गया। जो शर्तें दी थी उसी के साथ काम कर रहा हूँ। शर्तें ने कहा था कि x को a पे, y को b पर और z को c पर काटता है। तो x को a पर कटवाया, y को b पर कटवाया, z को c पर कटाया। x पे जहां पे भी काट रहा है उसे a अंतःखंड मान लिया, y पे b और z पे c, और ये समतल का समीकरण ले लिया। अब समतल के समीकरण में कहा कि मूल बिंदु से दूरी 3p के बराबर है, तो 0 0 से दूरी निकाली, बराबर में 3p रख दिया और दोनों तरफ वर्क कर दिया। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि जो बिंदु पथ है किसका निकालना है, केंद्र का बिंदु पथ है ना, केंद्र का बिंदु पथ। पहले केंद्र निकालो तो सही। केंद्र क्या आ जाएगा, ए के निर्देशांक a0 0 है, बी के निर्देशांक 0 b 0 है और सी के निर्देशांक 0 0 c है। तो इसका केंद्र हो गया a/3, b/3, c/3। केंद्र ए बी सी का केंद्र, तीनों को जोड़ो, 3 का भाग दो, तो a/3, b/3, c/3। अब आगे आ गया बिंदु पथ। बिंदु पथ के लिए जिस बिंदु का भी निकालना होता है बिंदु पथ, उसे XYZ बोल देते हैं। तो ये XYZ हो गया। जिसका भी बिंदु पथ निकालना होता है उसको XYZ कह देते हैं। तो ये केंद्र, इसको XYZ कह दिया। तो a/3 बराबर x हो गया, b/3 बराबर y हो गया, c/3 बराबर z हो गया। a बराबर 3x हो गया, b बराबर 3y हो गया और c बराबर 3z हो गया। और अब ये a b c का मान यहां पे रख दो। यहां रखते ही 3x², 3y², 3 का स्क्वायर होके 9x², 9y², 9 कट गया, p² को यहां ले आओ, ये हो गया 1/p²। 1/x², 1/y², 1/z² बराबर 1/p², यानी p की पावर -2। ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे समझ। अगली चीज, समतलों का कुल, समतलों का परिवार, फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन क्या होती है, देखो जब दो समतल काटते हैं तो वो जहां भी काटते हैं उनके कटान बिंदुओं से बहुत सारे समतल जा सकते हैं जहां से वो काटते हैं। ये पहला समतल है, और जब इसे कोई दूसरा समतल कट करता है तो जहां पे ये दोनों काटते हैं उनके कटान बिंदु से कई समतल जा सकते हैं। मान लीजिए ये इनका कटान बिंदु है, यहाँ कट कर रहे हैं, तो इस कट जहां पे भी ये कट करेंगे, जहां पे भी एक समतल दूसरे समतल को कट करेगा, इस कटान बिंदु से कई समतल जा सकते हैं। अपनी किताब को देखिए,
आपकी किताब का जो कवर है और जो बैक कवर है, उस कवर और बैक कवर के बीच में कितने सारे पेजेस हैं और कितने पेजेस डाले जा सकते हैं? कवर और बैक कवर के बीच में कितने पेजेस डाले जा सकते हैं? जवाब है अनंत। लेकिन अनंत, आप बोले अनंत तो नहीं, 500 या 700, क्योंकि आपके पेजेस की मोटाई होती है और हमारे जो समतल होते हैं उनकी मोटाई नहीं होती। हमारे समतलों की मोटाई नहीं होती। मोटाई नहीं होती इसका मतलब है कि कवर और बैक कवर, ये बैक कवर, इन दो के बीच में कितने पेजेस निकल सकते हैं? अनंत पेजेस इसके बीच में डाले जा सकते हैं। और हर पेज अलग होगा, हर पेज अलग होगा, यानी हर समतल अलग होगा। तो बस यही है कि दो समतलों के बीच में से अनंत समतल गुजारे जा सकते हैं, है ना। इसको यूं देखो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये एक समतल, ये दूसरा समतल, प्लेन 1, प्लेन 2, और इन दो के बीच में से जहां ये कट कर रहे हैं वहां से आप प्लेन गुजार रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने गुजार सकते हो? जवाब है अनंत समतल आप गुजार सकते हो। लेकिन सब में एक अच्छी बात है, एक अच्छी चीज ये है कि सारे के सारे समतल यहां से जाएंगे, सबके सब। ये देखो, ये जो पिंक वाली लाइन है, इस सारे जितने भी किताब के पेजेस है वो सारे जुड़े तो एक ही जगह होते हैं ना, एक जगह ही तो जुड़े हुए होते हैं सारे। तो वो सारे एक जगह जुड़े, यानी जब मैंने कहा था कि फैमिली का मतलब होता है जिनमें एक चीज कॉमन हो, एक चीज जो कॉमन हो वो फैमिली बनाती है ना। फैमिली का मतलब ये होता है कोई चीज जो आप में कॉमन है, आप फैमिली बन जाते हैं। कोई विराट कोहली को पसंद करता है, वो विराट फैन क्लब बन जाता है। बनते हो ना आजकल, जैसे यूट्यूब पे बनते हैं फैन क्लब, उसका फैन क्लब, उसका क्लब, उसका क्लब, बनाते ही हैं ये सोशल मीडिया पे जो है वो। कई तरह के ना, ये वाली आर्मी, वो वाली आर्मी, कोई आर्मी बनाता है, कोई फैन क्लब बनाता है, कोई क्लब बनाता है। तो वो जो क्लब होता है, क्लब का क्या मतलब होता है? क्लब कब बनता है ना? तो क्लब तब बनता है जब आप उस चीज पे कॉमन है, एक चीज है जो आप सब में कॉमन है और आपने वो क्लब बना लिया। मान लीजिए आप शाहरुख खान एसआर के क्लब में, एसआर के क्लब में, इसका मतलब आपको शाहरुख खान पसंद है, और वहां पे जो और भी लोग हैं वो भी, वहां पे भी वही लोग हैं जिनको एसआर के पसंद है, तो उन्होंने एक क्लब बना लिया, एसआर के क्लब। तो कुछ तो समानता होगी ना, एक चीज तो ऐसी होगी जो आप सबको जोड़ती होगी। बस गणित में उसको फैमिली कहते हैं, जो चीज आपको कनेक्ट करती है वो फैमिली है। ठीक है ना? समझ गए बात? एक जैसी चीजें और एक गुण जो कॉमन हो वो फैमिली बनाता है ना। अब आपका मान लेते हैं ये प्लेन P1 है, इसका समीकरण P1 है, इसका समीकरण P2 है। तो बीच में से जाने वाले समतल का समीकरण P1 प्लस लैम्डा P2 होगा। और लैम्डा का मान चाहे कुछ भी रखो, हर मान के लिए ये हमेशा समतल होगा। हमेशा इन दोनों समतलों के काटने से जो बनेगा वहां से गुजरने वाला, इनके जो कटान बिंदु है, इनके कटान बिंदु से एक रेखा बनी है, ये रेखा, इस रेखा से गुजरने वाला समतल ही बनेगा। चाहे आप लैम्डा कुछ भी रख दो, कुछ भी, रिपीट, कुछ भी रख दो, लैम्डा के हर मान के लिए ये एक समतल बनेगा जो इस रेखा से जाएगा, इस रेखा को समाहित करने वाले समतल का समीकरण बनेगा। या फिर इन दो समतलों के कटान बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। नहीं, मेरा फैन क्लब नहीं है। तो P1 P2 क्या, वो चलता रहता है ना, ऐसे सुनते रहते हैं। कई बार आर्मी आती है, कई आर्मी होती है, कई जन है ना, यूट्यूब पे आप देखते ही हो, आप लोग तो मुझसे ज्यादा समझते होंगे चीजों को। तो वो आर्मी आती है, कई आर्मी बनाते हैं। ये इन सर की आर्मी या इन सर की आर्मी, देखा ना आप लोगों ने? नहीं देखा क्या? नहीं देखा? देखिए वो पता नहीं, बैंकिंग वैंकिंग के जॉब, बैंकिंग वैंकिंग में मैंने देखा हुआ शायद, उसमें शायद वो एक दो है वो पढ़ाते हैं, तो उनका वो आर्मी बनी हुई है कि इनकी आर्मी, इनकी आर्मी, तो फिर वो, है ना, ऐसा है ना। अब मुझे बहुत पहले देखा था मैंने, तो मुझे लगा यार ये भी होता है क्या। अभी बना देते हैं। लैम्डा का मान अनंत रख दो। अनंत का मतलब हो गया 1/0, जीरो को इधर से गुणा कर दो, जीरो से गुणा करने पर ये P2 बन गया। ये आ गया P2, है ना। और लैम्डा की जगह अगर लैम्डा एक रियल नंबर है, 1/λ भी रियल नंबर होगा, तो आप लैम्डा की जगह 1/λ ले लो। अगर आपको अनंत से परेशानी है तो आप लैम्डा की जगह 1/λ भी ले सकते हैं। 1/λ लेंगे तो लैम्डा यहाँ आ जाएगा, लैम्डा P1 बराबर P2 हो जाएगा।
लैम्डा P1 प्लस P2 बराबर 0। लैम्डा की जगह 1/लैम्डा रख दूं तो लैम्डा P1 प्लस P2 बराबर 0। चलो इसको समझते हैं बात को, कई बार लेके कंफ्यूजन होता है ना, कई बार थोड़ी चीजों को लेके कंफ्यूजन होता है। समझिए इस बात को कि क्यों ये सच है, क्यों ये सच है कि ये इस बिंदु से इन बिंदुओं से जाने वाला सारे समतल क्यों बनेंगे इससे। तो पहले P1 P2 को समझ लेते हैं। देखो यहां पे मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, इसके ऊपर स्थित मैं किसी भी बिंदु की कल्पना करूं, P1 उससे संतुष्ट होगा नहीं होगा, जवाब है हाँ। P2 से संतुष्ट होगा नहीं होगा, बोले हाँ। P1 संतुष्ट होगा, P2 संतुष्ट होगा, तो लैम्डा कर क्या लेगा, लैम्डा भैया कर क्या लेगा, बोले कुछ नहीं कर पाएगा। लैम्डा का मान चाहे कुछ भी ले लो, लैम्डा का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर P1 0 है, क्योंकि ये पॉइंट P1 समतल पे भी है, ये पॉइंट P2 समतल पे भी है, तो P2 भी 0 होगा। तो यहाँ पे P1 भी 0 होगा और P2 भी 0 होगा। यानी इस समीकरण को अगर देखें तो एक्चुअल फॉर्म ये है, इन बिंदुओं पर ये ऐसा है, 0 प्लस लैम्डा 0 बराबर 0। अब बताओ लैम्डा के किस मान के लिए ये गलत है, लैम्डा के किसी मान के लिए गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 प्लस लैम्डा 0 बराबर 0 होता ही, तो 0 प्लस लैम्डा 0 बराबर, इस वजह से ये फंस गया, इस वजह से फंसा हुआ है। इसलिए तो कहा कि जो कटान बिंदु है, इन कटान बिंदुओं पे P1 भी संतुष्ट होगा और P2 भी संतुष्ट होगा, तो हर बिंदु पे P1 भी 0 है और P2 भी 0 है। तो इसका मतलब ये हमेशा ये जो कुल है, ये कुल हमेशा इन बिंदुओं से संतुष्ट होगा और संतुष्ट होगा। अब अगर यहां देखें तो ये एक समतल का समीकरण ही बनेगा, कैसे वो भी देख लो। अगर P1 का समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 है प्लस लैम्डा A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0 है। x के पद कॉमन ले लूं तो A1 प्लस लैम्डा A2x B1 प्लस लैम्डा B2 y प्लस C1 प्लस C2 लैम्डा z प्लस D1 प्लस लैम्डा D2। ये देखो ये क्या है, ये समतल का समीकरण, व्यापक रूप है समतल का, ये समतल का समीकरण है। तो इसका मतलब P1 प्लस लैम्डा P2 करके समतल का समीकरण बनेगा, हर बार समतल बनेगा, लैम्डा चाहे कुछ भी हो, और समतल भी ऐसा बनेगा जो P1 और P2 के कटान बिंदु से जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं कि लैम्डा का मान चाहे कुछ भी रख लो, ये तो समतल बन के ही रहेगा और हर बार ये समतल बनेगा। अब भाई हर बार समतल बनेगा तो ये सारे समतल बनाएगा जो इस रेखा से जाते होंगे, इन्हें समतलों का कुल कहते हैं या प्रतिच्छेदी समतल कहते हैं। लेकिन याद है कि हर किसी के लिए लैम्डा का मान अलग अलग है, ये सबसे अच्छी बात है। लैम्डा से हर बार, जैसे यहाँ लैम्डा का मान कुछ भी रखो, हर लैम्डा के मान के लिए कुछ ना कुछ अलग बनेगा। तो ये जितने हैं सबके लिए एक पर्टिकुलर लैम्डा का मान है, हर किसी के लिए अपना एक लैम्डा होगा सबके लिए। जैसे कॉपी के हर पेज के लिए एक पेज नंबर होता है ना, हर पेज के लिए एक पेज नंबर होता है, वैसे ही सबके लिए अपना अपना एक लैम्डा होगा, हर किसी के लिए एक लैम्डा होगा, फिक्स लैम्डा। जब तक आप वो एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं बताओगे तब तक लैम्डा पता नहीं किया जाएगा। देखो आगे जाके आप यूनिक कर सकते हो इसको। अभी जब आप ऐसा करोगे तो सारे पूरी फैमिली आ जाएगी, ऐसा करोगे तो पूरी फैमिली आ जाएगी, फिर फैमिली पर कोई कंडीशन लगाओ ताकि वो मेंबर बाहर आ जाए, वो मेंबर बाहर आ जाए। जैसे आपने कहा कि मुझे वो प्लेन चाहिए जो इस बिंदु से जाता हो, तो ये लो यही बाहर आएगा। फिर आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी होगी, ये शर्त P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 करने से तो पूरी फैमिली आ जाएगी। अब उस फैमिली का भी कौन सा मेंबर आपको चाहिए, तो उसके लिए वो कंडीशन बताओ जिससे उस मेंबर को अलग किया जा सके। जैसे आपने कहा बिंदु, इस बिंदु से जाने वाला बताओ, तो इस बिंदु से जाने वाला फिर वो एक समतल अलग हो गया, फिर वो एक समतल अलग हो गया। ठीक है ना, ऐसे शर्त लगा के हम उसे अलग करेंगे। आज एक सवाल देखते हैं जिससे बात समझ में आ जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक समतल है, इन दोनों के प्रतिच्छेदन से जाता है, ये जहां दोनों काटते हैं ना वहां से जाता है, और अब पूरी फैमिली आ जाएगी। इतना तो काटने से तो पूरी फैमिली बनती है, फैमिली में कौन चाहिए, तो आगे कह रहा है कि फैमिली में वो चाहिए, है ना, इस फैमिली में भी वो चाहिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी आगे कटे, दूरी इकाई है, अच्छा इकाई का
कितनी? एक इकाई। इकाई है मतलब एक है, जिसकी लांबिक दूरी एक हो। मतलब वो सदस्य चाहिए जिसकी मूल बिंदु से दूरी निकालूं तो वो दूरी एक आए। ये सवाल बन गया। अब सही है, पहचान तो बतानी पड़ेगी ना। देखो, आप जब P1 प्लस लैम्डा P2 करोगे तो पूरी फैमिली आएगी, अनंत समतल आएंगे। अब उस अनंत समतल में से आप कौन सा समतल चाहते हो वो बताओ ना। फिर वो बताने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन बतानी पड़ेगी, भाई वो जो 12 साल वाला है, जो वो 13 साल वाला है, या जिसके बाल काले हैं, या जिसकी आंखें नीली है, या जिसके ये है, या उसके वे, कुछ तो बताओगे तभी तो मेंबर बाहर आएगा। तो मेंबर को बाहर निकालने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा, तो जो आप जो बताओगे मेंबर बाहर आ जाएगा। सही है। हाँ अच्छा अच्छा, वो हाँ अब याद आ गया। वो है हमारे मैथ्स की है यार, वो मैथ्स ही पढ़ाती है, वो एक मैम है, क्या नाम है उसका, मैम है वो कोई, वो मैथ्स ही पढ़ाती है। 11th 12th IIT जेई के लिए पढ़ाती है। उसका की वीडियो आया था मेरे पास, एक वीडियो आया था, किसी ने भेजा था, मतलब सर ये वीडियो है, ये मैं ऐसे ऐसे पढ़ाया हुआ है, कि ये सही पढ़ाया हुआ है क्या, ऐसे उसको कंफ्यूजन था, क्योंकि मैंने यहाँ क्लास में पढ़ाया था, फिर उसने कुछ पढ़ाया होगा, कोई लिमिट का कंसेप्ट शायद ऐसा कुछ था। तो वो उसने मुझे भेजा, बोला सर ये ऐसे बता रही है, वो IIT वालों को पढ़ाती है। मुझे वो नाम याद नहीं है, थोड़ा नाम भी अलग सा ही है। तो उन्होंने वीडियो भेजा कि सर ये इसने ऐसे लिमिट को ऐसे समझाया है। और तो फिर मैंने वो वीडियो देखा, तब मुझे याद आया। तो वो वहाँ पे आर्मी आर्मी करके उनका ऐसे चल रहा था, ये मैम आर्मी है, वो मैम आर्मी, तब याद था मुझे। और फिर एक्चुअली क्या होता है, अब उनकी परेशानी है, आईआईटी वाले डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि आईआईटी वालों को डिटेल में जाना मना है। आईआईटी वालों को डिटेल में जाना मना है, क्योंकि वो 12th क्लास में है, फर्क है। हम लोग टीचर्स बनने जा रहे हैं, वो टीचर्स बनने नहीं जा रहे। उन्हें सिर्फ एक बार पढ़ना है और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, उनका काम हो जाएगा। उनको कोई मैथ्स में गोते नहीं लगाने, उनको कोई मैथ्स की गहराई तक नहीं जाना है, उन्हें जिंदगी नहीं बितानी है मैथ्स के साथ। हो सकता है वो इस बार मैथ्स पढ़े, आगे पढ़े ही ना, आगे वो अपना वो रास्ता निकाल ले। लेकिन हमें तो अब पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, हमारी तो पूरी जिंदगी अब मैथ्स है। हम तो आखिरी सांस तक मैथ्स के साथ ही रहने वाले हैं, तो हम में और उनमें रात दिन का अंतर है। अच्छा नेहा मैम, ठीक है, नेहा मैम है क्या? हाँ थोड़ा हो सकता है यार, मैं कंफ्यूज हो सकता। वो मैथ्स पढ़ाती है 11th 12th को, IIT वाईटी वालों को। तो उन्होंने कोई ऐसे लिमिट का ही कोई टॉपिक था, उसके बारे में थी वो, तब मैंने पढ़ा था, क्योंकि आर्मी वार्मी भी है। फिर मुझे उस टाइम में थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार आर्मी भी होती है। इंडियन आर्मी सुना था, अब और आर्मीज भी होने लगी। तो ये पहला समतल है, दूसरा समतल है, दोनों को लैम्डा लगा के जोड़ दो। एक्स प्लस 1 के पद एक साथ, एक्स के पद एक साथ। 1 + 3 λx, 3 - λy -4 λz +6 = 0। ये हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या है, तो मूल बिंदु से दूरी एक है, तो मूल बिंदु से दूरी निकाल लेते हैं।
बराबर 1 हो गया। मूल बिंदु से दूरी निकाली, बराबर 1 दिया हुआ, 1 ले लिया। ये हो गया 6, इसको वज्र गुणा कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। पदों को एक तरफ कर लो। 9 और 16 25, 25 और 1 26। ये कट गया, ये भी 26 से आ गया। इधर 26 से 26 कट गया। लैम्डा स्क्वायर बराबर प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर 1। लैम्डा बराबर 1 आ गया। एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1, दोनों समतल आ जाएंगे। -2x ये दोनों आ गए। तो ये कहानी थी। ये शर्त ने क्या किया, उस मेंबर को अलग कर दिया। इस शर्त ने उस मेंबर को अलग कर दिया, वरना तो ये तो पूरी फैमिली थी, है ना, ये पूरी फैमिली थी। ये फैमिली ऑफ प्लेन्स है, समतल का परिवार। फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये इन दो प्लेन की पूरा परिवार है ना। वैसे तो दो ही जनों का परिवार ही तो होता है सारा, देखें तो भाई, जो भी खानदान है, बड़े से बड़े खानदान हो, कुल हो, और सब होते तो शुरू दो व्यक्तियों से ही है, दो से फिर पूरा खानदान बनता है। तो आइडिया तो देखो ठीक है, वैसे तो मैच करता है, प्रैक्टिकली तो मैच करता है, प्रैक्टिकली भी यही होता है। अगर देखें तो फैमिली बनाई है तो पूरी फैमिली है इसका। लेकिन बड़ी बात यह कि फैमिली के मेंबर को पहचानोगे कैसे, कुछ तो आइडेंटिटी होगी ना उस मेंबर की, वो फैमिली का सदस्य तो है, ये बात तो सही है। उसका सरनेम उसको जस्टिफाई कर रहा है कि वो उस फैमिली का मेंबर है। लेकिन फैमिली का कौन सा मेंबर, कुछ तो आइडेंटिटी होगी ना उसकी। तो ये आइडेंटिटी लगाई कि भैया उसकी मूल बिंदु से दूरी 1 है, तो हमने वो बंदा निकाल दिया कि वो कौन से। अब यहाँ पे भी इसका मतलब दो बंदे ऐसे हैं जिनकी दूरी मूल बिंदु से 1 है, ये और मरवा दिया। हाँ, और एक एक्स्ट्रा होगी। अब एक शर्त और बताओगे कौन सी चाहिए, है ना। ईशा 2 मेंबर है, ईशा भी 2 मेंबर निकले हैं जिनकी दूरी मूल बिंदु से 1 है। हाँ ठीक है, अनंत जना, हाँ फैमिली में अनंत में से 2 जने ऐसे हैं जिनकी दूरी मूल बिंदु से 1 है। अब एक और कंडीशन बताओ, मतलब मैच टाई हो गया, अब सुपर आवर होगा। अब एक और कंडीशन बताओ ताकि इन दोनों में से भी पता चल सके कि किसकी बात कर रहे हो। चलो इसे ट्राई करो। दोनों को मिला के ये आपका पहला समतल, ये दूसरा समतल, दोनों को लैम्डा लगा के जोड़ दिया।
अब ये जो समतल बना है, ये जो फैमिली बनी है, इस फैमिली का वो मेंबर बताइए जो z बराबर 0 के लंबवत हो। तो इसकी और इसकी लंबवत की शर्त लगा दो और z बराबर 0 को थोड़ा पूरा करके लिख लो। पूरा कैसे? 0x 0y। हाँ, अब सुंदर लगा, अब सुंदर लगा। अब दोनों लंबवत है। लंबवत होने की शर्त होती है n1 डॉट n2 बराबर 0। लंबवत होने की शर्त दोनों के अभिलंब की डॉट गुणा 0। ये हो गया 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 5 प्लस लैम्डा इंटू 1 बराबर 0। लैम्डा बराबर -5। लैम्डा का मान -5 रखने पर ये आंसर आ गया। ये है वो मेंबर जिसको ढूंढ रहे थे इस फैमिली में। पहले फैमिली बनाई, फिर फैमिली में मेंबर ढूंढा। पहले फैमिली बनाई और फिर फैमिली में जाके मेंबर को ढूंढा कि वो मेंबर कौन सा है। आगे बात समझ? चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। और क्या परफेक्टली खत्म हुआ है, गजब। आगे सर देखा ही थी, बढ़िया, एकदम सही टाइम पर खत्म हुए, एकदम सही खत्म हुए। मतलब क्लास एकदम परफेक्ट टाइम पर खत्म हुई है। ये इत्तेफाक 2 बार हो गया अभी तक मेरे साथ। पहले समतल के साथ भी हो चुके हो, रेखा के साथ भी हो चुके हो। एकदम टाइम पर क्लास खत्म हुई। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, फिर मिलते हैं।